हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ पाल और आप देख रहे हैं एग्री राइज एकेडमी। दोस्तों, अभी अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने AGTA 3446 वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होली का उपहार दिया है। हालांकि हम लोग तो ये सोच रहे थे कि होली के बाद ही नोटिस आएगी, लेकिन जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में आपको बताया कि आयोग इस टाइम बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुका है, बहुत तेज़। तो उन्होंने अभी AGTA 3446 की DV की नोटिस जारी कर दी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी पूरी नोटिस पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और जैसा कुछ होगा आप हमें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई जा रही हों इनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसा कि देखते हैं DV में, DV देखिए 28 फरवरी को आज 3 नोटिस जारी की गई हैं। ठीक है, एक तो नई भर्ती निकाली इन्होंने, दूसरा परीक्षा कैलेंडर जारी किया और आज ही के दिन इन्होंने अपना AGTA की DV भी जारी कर दी, यानी DV की नोटिस जारी कर दी है। नोटिस में क्या लिखा है देखते हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि 22,256 अभ्यर्थी चयनित किए गए थे। 14/10/2025 को घोषित किया गया था जो रिजल्ट आपका। इसके बाद सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो 2023 पेट से परीक्षा आई थी उसमें 3446 पदों का चयन पद थे AGTA में, जिसकी आवेदन पत्र करने की लास्ट डेट थी 31/5/2024। ठीक, इसमें कुल 3446 पदों के सापेक्ष 22,256 अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया गया था। परिणाम इनका जारी किया गया था 14/10/2025 को। ठीक है, और उसी के साथ साथ इन्होंने अब जो है जारी कर दिया है उसका नोटिस। उसी के साथ साथ में इन्होंने नोटिस जारी किया है। अच्छा, नोटिस में क्या दिया है कि जो अभिलेख परीक्षण है तो शॉर्टलिस्ट सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 6/3/2026 से, यानी 6 मार्च 2026 से अपने अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि 5/4/2026 निर्धारित की गई, मतलब 5 अप्रैल तक है। ठीक है, 6 मार्च से 5 अप्रैल तक, तो लगभग 1 महीना है। आप कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से 1 महीने का टाइम है आपके पास। आराम से वेबसाइट को अच्छे से पढ़ के एक एक इस नोटिफिकेशन को के एक एक पॉइंट को पढ़ करके फिर आप अपलोड करेंगे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, निर्देश दिए गए हैं। निर्देश को देखते हैं क्या है। पहला निर्देश इनका है कि जो अनिवार्य अर्हता आरक्षण संबंधित समस्त प्रमाण पत्र एवं अन्य अपेक्षित सुसंगत अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। किसी भी प्रकार से ईमेल, डाक या व्यक्तिगत प्रस्तुति नहीं होगी। ठीक है, ये इन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि ऑफलाइन आप किसी भी प्रकार से ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं पहुँचाना है, मेल नहीं करना, ना ही डाक के माध्यम से पहुँचाना है। दूसरा पॉइंट क्या दिया था इन्होंने कि अभिलेख लिंक केवल निर्धारित तिथि एवं समयावधि तक सक्रिय रहेगा। ठीक, मतलब 5/4/2026 तक ही लिंक एक्टिव रहेगी। इसके बाद जो लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, अपने मन से ही वो मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगी। और जो कुछ भी अभ्यर्थी अगर कोई अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहेंगे तो वो अपलोड नहीं होंगे। ठीक है, अपलोड ना करने वाले अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात इन्होंने कह दी है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए तो कोई मतलब वो नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो पाए, वहाँ पे कोई इफ बट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि लॉगिन करने हेतु अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त पंजीकरण संख्या प्रविष्ट करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद OTP, मोबाइल नंबर से OTP आएगा और OTP डालने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, जो आपका मतलब रोल नंबर होगा, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उससे और OTP से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन विवरण की सुरक्षा एवं गोपनीयता की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अपने उससे लॉगिन कर लिया, इसके बाद आप कोई जाके वहाँ पे हेर फेर कर दे, आपके डॉक्यूमेंट्स OTP से ले करके OTP से लॉगिन करके आपके डॉक्यूमेंट्स हटा दे वहाँ से, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया, अभ्यर्थियों को अपनी नवीनतम रंगीन कलर फोटो अपलोड करनी होगी, नई फोटो अपलोड करनी है। चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। फोटो में कम से कम 75% हिस्से में चेहरा ठुड्डी तक शिखर तक स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ठीक है, फोटो में बैकग्राउंड हल्का सफ़ेद या हल्के ग्रे कलर का होगा।
तो जो बैकग्राउंड आपका नीला पीला लाल ये सब रहता है ऐसा नहीं होगा, वो बैकग्राउंड भी दिया है। फोटो में दूसरा व्यक्ति जानकार वस्तु नहीं दिखनी चाहिए, जानवर या वस्तु नहीं दिखनी चाहिए। पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं लेकिन आंखें स्पष्ट दिखनी चाहिए। ठीक, अब नेचुरल एक्सप्रेशन रखना है, ऐसा नहीं कि आप कोई एक्सप्रेशन बना दें। आंखें खुली सीधे कैमरे की ओर देखती हुई होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज़ देख लीजिए 50 KB से 100 KB के बीच में, और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक, इसके बाद 5वां पॉइंट उन्होंने कहा विज्ञापन के अंतर्गत आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने हेतु अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपने समस्त प्रासंगिक वांछित अभिलेख अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। वही बात जो उन्होंने पहले कही है कि जो आपकी लास्ट डेट है तब तक अपलोड करना है। अपलोड करने तिथि तक किए गए अभिलेखों को देखा जा सकता है, आप वो ऑप्शन पर क्लिक करके देख भी सकते हैं, तथा अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। मान लेते हैं कि अगर कोई सही से अपलोड नहीं हुआ तो उसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ठीक, तीसरी बात इन्होंने कही है अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण रूप से पठनीय विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप हों। यदि अपलोड किए गए अभिलेख अपूर्ण अस्पष्ट होते हैं तो वो पूर्ण नहीं अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मतलब जो आपका OBC EWS लगाए हैं वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए और जो आपके विज्ञापन में दिया हो वही होना चाहिए। ठीक, अभ्यर्थी को अनर्ह कोशिश किया जा सकता है, मतलब ये है कि घोषित किया जा सकता है, मतलब वो ये है कि ये इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं इनको नहीं लिया जा सकता। ठीक है, 7वां पॉइंट ये कहा गया है कि जो अंकपत्र के प्रमाण पत्र होंगे, ठीक है, अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र पृथक पृथक हैं। इसमें अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र को एक साथ स्कैन कर PDF फाइल के रूप में अपलोड करना है। ठीक, जिसका एक में ही है, मान लेते हैं पहले जो CBSE बोर्ड के उनके जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट वो अलग अलग आती, तो उनको दोनों को एक में ही ऐड करके PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। PDF का जो साइज़ है वो कितना रहेगा, 200 KB तक रहेगा और अधिकतम 2 MB तक, 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग PDF का साइज़ बनाए तो अच्छी PDF रहे, तो 1 MB से ऊपर ही रखना, 1 MB 1.5 MB तक रखना, 2 MB तक भी जाना, लेकिन 200 KB की PDF अपलोड ना करना। ठीक, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्टि का विवरण, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, शैक्षणिक विवरण आदि अपलोड किए अभिलेखों में अंकित विवरण में समानता हो। उक्त प्रविष्टियों एवं अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में भिन्नता किसी भी सुस्पष्ट एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा। हाँ, मतलब यहाँ पे आप एफिडेविट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एफिडेविट अपलोड कर सकते हैं, ये इन्होंने कहा है। तो करना होगा। भिन्नता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। ठीक, तो आप ये लोग ये भी ध्यान रखना कि आयोग का निर्णय ही अंतिम बाध्यकारी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट कहा गया है कि जो अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता, वैधता, प्रामाणिकता का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मतलब आप अपनी ऑथेंटिसिटी, आप अपनी वैलिडिटी, अपनी सर्टिफिकेशन सब कुछ आप स्वयं करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी स्तर पर आयोग आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर किसी भी अभ्यर्थी से कुछ मांगना है तो आयोग मांग लेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है कि आयोग अथवा नियुक्त पदाधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आयोग आपके डॉक्यूमेंट इनवैलिड पाता है तो अगर आपको वो बुलाता है, ठीक है, किसी भी आयोग के संबंध में, किसी भी डॉक्यूमेंट के संबंध में, तो आपको मूल प्रति यानी उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत ना करने पर चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास ओरिजिनल कॉपी नहीं होगी तो आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा। अच्छा, मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए, जो 12वां पॉइंट है क्या है, इंटरनेट सर्वर डिवाइस या अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अभिलेख अपलोड करने की प्रक्रिया समय से पूर्ण कर लें। मतलब ये है कि आप लास्ट डेट की वेट ना करें, उससे पहले ही अपलोड कर लें। इसके बाद जो आपका 13वां पॉइंट है, क्या कहा गया है इसमें, वांछित अभिलेख अपलोड ना कर पाने
अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन न कर पाने, तकनीकी समस्या, व्यक्तिगत कठिनाई अथवा अन्य किसी कारण से अभिलेख अपलोड न करवाने के आधार पर किसी भी प्रकार का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो आप फिर लिखे हैं, फिर आगे के पॉइंट्स हैं जो 14 नंबर, अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हेतु विशेष अतिरिक्त सतर्कता बरतना सुनिश्चित करें। ठीक है, मतलब यह है कि पूरी जिम्मेदारी, सीधी सी बात है कि पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट की होगी। यहाँ पे आयोग अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। हाँ, हालांकि उसको अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई डाउट होता है तो वो आपको मूल प्रति आपकी ओरिजिनल कॉपी मंगवा लेगा आपसे और आपको देना पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या है, अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद 16 पॉइंट है, उपर्युक्त समस्त निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा। अपलोड किए गए अभिलेखों, प्रमाण पत्रों की स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन सा रिजेक्ट कर रहे हैं, ये सब आयोग पे निर्भर होगा। स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में कहा गया है, अभ्यर्थी को डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा और वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। मतलब आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमारे द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स भरे गए हैं वो सभी सत्य हैं। इसके बाद फिर आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद, ठीक है, सबमिट करने के बाद अपलोड करने की संबंधी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अभिलेखों को अपलोड करने से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर प्रिंट फॉर्म बटन प्रदर्शित होगा, जिसकी सहायता से वो अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी नोटिस और एक एक पॉइंट हमने आपको पढ़ के बताया और समझाया भी। और आप एक चीज़ याद रखिए कि जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो हालांकि डेट ज़रूर 6 तारीख से दी है, तो आप लोग आराम से होली मनाइए। उसके बाद बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, 1 महीने का टाइम है। आराम से आप स्कैन करवाइए, एक दिन स्कैन करवाइए, अगले दिन जा कर के आप साइबर कैफ़े वाले से मिलिए, उससे पूरे प्रोसेस समझाइए, उसको एक एक पॉइंट पढ़ के बताइए। फिर उसके बाद आप अगर खुद से नहीं कर पाते हैं तो PDF बनवाइए, उसी साइज़ का फ़ोटो क्लिक करवाइए। आराम से करना है, कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, हालांकि हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूरी मदद की जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कि कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, पूरी प्रोसेस क्या होगी, पूरा एक एक पॉइंट से आपको वीडियो बना के हम आपको बता देंगे कैसे अपलोड करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।